देश का बजट सामने आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई और 1 घंटे 23 मिनट लगभग का भाषण दिया। तो इस भाषण में क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा टैक्स स्लैब का जो मिडिल क्लास है उसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको इंतज़ार रहता है कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है, उससे हमारा कितना फ़ायदा क्या नुकसान हुआ है, वो आपको बताएंगे। और जो भी बड़ी बातें हैं जानने लायक आज के बजट में वो आपको बताएं समझाएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी होंगे और एक सीए साहब हैं जिनको पूरी जानकारी रहती है सीए साहब लोगों को, अभिषेक गर्ग, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कि बजट में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ काम का है, फायदे का है। कुछ मोटा माटी जो बड़ी बातें हैं वो पहले मैं आपको बता दूं कि जो घोषणाएं बड़ी हुई हैं, जैसे कि पहली नौकरी वालों के लिए रोजगार का काफ़ी जिक्र आया है बजट में। तो 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन का जिक्र आया है, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत जिन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष कृपा बरसाई गई है। कारण तमाम है, उसमें एक कारण जो साफ तौर पर सबको समझ में आता है, गठबंधन धर्म निभाया गया है और इसके तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को करीब 57,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किसानों के लिए घोषणाएं हुई हैं। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इसके अलावा 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं की बात करें तो मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया है, इसके लिए उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के लिए करीब 3 लाख करोड़ की योजनाओं का प्रावधान किया गया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली मिलेगी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, चार्जर सस्ते होंगे और सैलरीड लोगों के लिए नई टैक्स रिजीम में थोड़ी छूट दी गई है, जिसके तहत 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स अब फ्री होना, जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है और इसको बताया जा रहा है 17,500 तक का फायदा होगा। ज़्यादा जानकारी हम अभिषेक से समझेंगे कि क्या। उससे पहले आपको बता दें कि सस्ता क्या क्या हुआ है। तो कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं, सोना चांदी सस्ता हुआ है, प्लेटिनम सस्ता हुआ है, मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, मोबाइल चार्जर सस्ते, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स। अब इसमें आप देख लीजिए कि आपके मतलब की क्या चीज़ें हैं, किसमें आपको फ़ायदा नुकसान होने वाला है। पंकज जी, पहले तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पहला फर्स्ट कमेंट है आपका, उसको अभिषेक के पास चलते हैं और अभिषेक से समझते हैं जो टैक्स स्लैब है उसके बारे में। देखिए, मेरा पहला कमेंट ये है कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने विशेष तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश पर ध्यान दिया और इसकी बड़ी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जब तक सरकार पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगी तब तक सरकार आगे कदम बढ़ा नहीं सकती है। इसलिए आप देखिए कि जिस तरीके से तकरीबन 57,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में होने जा रहा है, साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को भी कई तरह की सौगात दी गई है। उससे एक बात तो बहुत साफ नज़र आता है कि बीजेपी ने, चूंकि ये सरकार गठबंधन की सरकार है, कई सारे घटक दल हैं, उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट घटक दल हैं। एक तो जेडीयू है और दूसरी चंद्राबाबू नायडू की पार्टी है जी। और दोनों का अपने अपने स्टेट में एक घरेलू प्रेशर भी था, क्योंकि देखिए राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस बिहार में लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि क्या बिहार राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है क्या। जहां तक सवाल है आंध्रा का, तो आंध्रा का कुछ दिन पहले भी 65,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, लेकिन अभी भी जो निर्मला सीतारमण का बजट है उसमें यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि आंध्रा पर भी विशेष फोकस दिया गया है। 2400 मेगावाट की बिजली परियोजना पर विशेष फोकस है। इस तरह की कई योजनाओं पे बड़ी फोकस है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप 2 राज्यों के हिसाब से देखें तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि बिहार पे फोकस किया गया है, आंध्रा पर फोकस किया गया है और साथ ही साथ जो ये नया स्कीम है, क्योंकि हम लोग जब बजट
मुझे लगता है अभिषेक गर्ग बेहतर तरीके से बता पाएंगे। दो तरह के जो स्कीम्स, एक ओल्ड और एक न्यू, तो न्यू ऑप्ट करने वाले को फायदा होगा, किस तरीके से फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, मुझे लगता है अभिषेक गर्ग बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बिल्कुल, अभिषेक बेहतर समझा पाएंगे और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक भी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि सौरभ और पंकज शांत हों, अभिषेक से बात करवाइए, वो समझाएं हमको कि आखिर जो चेंज हुआ है उससे ओल्ड रिजीम वालों को तो साफ तौर पर समझ में आ रहा कोई फायदा नहीं है, पर जिन्होंने नई रिजीम अपनाई है उनको अभिषेक थोड़ा समझाइए क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, होगा भी कि नहीं होगा, थोड़ा हमको भी बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने बिल्कुल सही बोला है, ओल्ड रिजिम वालों की तरफ इस गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जो फ़ायदा होगा वो न्यू रिजिम में ही होगा। और फ़ायदा कुछ इस कदर होगा, जो अप टू 3 लाख जिनकी इनकम थी, पहले भी उनको ज़ीरो टैक्स देना था, अब भी ज़ीरो टैक्स देंगे। लेकिन 3 से 6 लाख पे पहले 5% लगता था, अब 3 से 7 लाख पे 5% लगेगा, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे बढ़ाया है। 6 से 9 लाख रुपए पर पहले 10% लगता था, अब वो 7 से 10 लाख पे होगा। तो यहाँ जो 1 लाख जो पहले बढ़ाया हुआ था उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। और जो पहले 9 से 12 लाख पे 15% लगता था, अब वो 10 से 12 लाख पे 15% लगेगा। तो 12 लाख तक की इनकम वालों को ये एडिशनल बेनिफिट दिया है। ये 1 लाख रुपए इनकम का थोड़े से आगे खिसका दिया रिजीव में, और उस तरह से इनका बेनिफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। 12 लाख के ऊपर टैक्स रिजीम सेम है, उसमें कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं। तो एक लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास को उसमें बेनिफिट देने का गवर्नमेंट ने ट्राई किया है। और जो गवर्नमेंट का मेन फोकस था वो था कैपिटल गेन और इक्विटी मार्केट और एफ&ओ मार्केट की तरफ। वहाँ से शायद उनको इनकम, जिस तरह से आजकल रिटेल इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं एफ&ओ की तरफ, यंगस्टर्स का और उनका रुझान बढ़ रहा है, तो वहाँ से शायद अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने का एक तरीका सूझा है। अभी जुलाई चल रहा है, तो हम सीएस देख रहे हैं कि इस बार लोगों का शेयर मार्केट और उसकी तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जी। और जिस तरह से मार्केट चला है तो सबने इनकम किया है, तो गवर्नमेंट ने कुछ अपना भी बेनिफिट सोचा है। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा-सा टैक्स रेट में इंक्रीज़ किया है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 15% होता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर मार्केट में 1 साल होता है और अदर देन शेयर मार्केट में 3 साल होता है। वो पहले 15% हुआ करता था, जो अब बढ़ा के 20% कर दिया है। यहाँ पे 5% का इज़ाफ़ा किया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था, 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हुआ करता था और उसके बाद उस पे 10% हुआ करता था, उसको 10 की जगह 12.5% किया है। जी। हमने जो अभी शेयर मार्केट में उथल-पुथल देखी है, तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए, वो शायद यही सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए हुई है। और जो लोग एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके लिए एक एसटीटी लगता था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वो पहले 0.1% लगता था, उसको डबल कर दिया है, 0.2% अब लगा करेगा। तो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू सोर्स उस सेक्टर से बढ़ाने का एक प्रयत्न किया है, जिस तरह से इन्होंने ये बढ़ाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए इन्होंने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी 50,000 की, वो न्यू टैक्स रिजिम में, ओल्ड में नहीं, ओल्ड में 50,000 ही रहेगी, न्यू टैक्स रिजिम में वो 50,000 से 75,000 कर दी है। तो ये बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का रुझान है कि सारे लोग न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करें, उस पे ही उन्होंने बेनिफिट दिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो और साफ समझ में आ रहा है, आपने ठीक बात बोली कि गवर्नमेंट चाहती है कि ओल्ड टैक्स छोड़ के नई टैक्स रिजीम की तरफ लोग बढ़ें, इसीलिए मुझे लगता है जो चेंजेस किए गए हैं वो आकर्षित करने के लिए लोगों को कि वो ओल्ड से न्यू की तरफ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन अभी खुले हैं। आप थोड़ा ये भी समझाइए कि ये न्यू टैक्स रिजीम जो चेंजेस हुए हैं, क्या अब जो ओल्ड टैक्स वाले हैं, जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद क्या वो वाकई उनको शिफ्ट होना चाहिए, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद होगा इधर आना, या जो जैसा चल रहा है इनके लिए वो ठीक है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस, यदि कोई पर्सन होम लोन भी लेता है और एटीसी में भी 1.5 लाख इन्वेस्ट करता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, एनपीएस भी है, तो यदि वो सारे फैक्टर्स यदि वो यूटिलाइज करता है, तो कई केसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी बेनिफिशियल रहेगी। पर मैक्सिमम, और यदि वो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, नॉन सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उस केस में आज भी न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगी। पर ये लोग बहुत कम हो गए, मतलब पहले यदि 100 में से यदि 50 लोग ऑप्ट करते थे, तो अभी 10 या 12 ही रह जाएंगे। तो जी। इसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट, जो एटीसी की तरफ पहले रुझान रहता था लोगों का, बड़ा एलआईसी लोगों में को इन्वेस्टमेंट। इंतजार इस बात का भी था अभिषेक कि क्या 80C में कुछ इंक्रीज होगा, जो 1.5 लाख तक की लिमिट है, क्या उसको 2 लाख 2.5 लाख कर दिया जाएगा, मगर वैसा इस बजट में कुछ दिखा नहीं।
ओल्ड वालों के लिए कुछ देखिए नहीं जो है। हाँ। हाँ, जब गवर्नमेंट का ध्यान रुझान ओल्ड रिजीम की तरफ है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अभी आप देखेंगे इसकी तरफ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने कदम बढ़ा दिए थे। जो ओल्ड रिजीम में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, उनके लिए एक एडिशनल 10 आई फॉर्म फाइल करना होता था, अभी इस साल भी। जी। इन्होंने तो ये क्लियर दिख रहा था कि गवर्नमेंट का रुझान ही नहीं है कि वो ओल्ड रिजीम में लोग अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। फिर भी एक कंपैरिजन होता है, जो इसको बेनिफिट रहेगा वो आज भी ओल्ड रिजीम में करेगा। लेकिन ये और इसी लगता है कंपैरिजन कि के लिए और अपना फ़ायदा नुकसान जानने के लिए लोग आप जैसे लोगों के पास, सीए के पास आते हैं समझने के लिए कि क्या फ़ायदेमंद रहेगा। मेरी बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर भी है, जैसे हम लोग जो आम लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो तो हमारा देखने की जो तरीका होता है वो अलग होता है। आप लोग जब बजट आता है, आपने मुझे लगता है पूरा भाषण सुना भी होगा, 1 घंटे 23 मिनट करीब भाषण था, आपने सुना होगा। तो आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? जो सीए लोग हैं वो जो आंकड़ों के जानकार हैं, जो जेब पे कितना भार होगा, कितना घटेगा, इस पे नज़र रखते हैं और इसकी सलाह मशवरा देते हैं आम लोगों को, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको। आप लोग किस तरीके से बजट देखते हैं? आप लोग की क्या उम्मीदें थीं? क्या कुछ उम्मीदें पूरी हुई, नहीं हुई? जो बजट है वो देश के लिए, लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद, तो एक सीए के लिहाज से बताइए मुझे। देखिए, अनडाउटेडली जो अभी हम लोग नॉट जस्ट दिस ईयर, हम 3 या 4 साल से जो कंपेयर कर रहे हैं बजट में, वो एक आम आदमी के लिए जिनकी इनकम 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए तक नंबर 1 में जिनकी इनकम होती है, उनके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहा है। और इस साल भी हम लोग बोलेंगे कि उनके लिए एक बेनिफिशियल ही था, क्योंकि जो टारगेट किया गया है वो 12 लाख तक की इनकम वालों को किया गया है और उनको एडिशनल बेनिफिट दिया गया है। सैलरीड एम्प्लॉयी है, उनको बेनिफिट दिया गया है। और जो ये जो बेनिफिट होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। कई लोग स्टॉक मार्केट में ही ज़्यादा कमाते हैं, तो उनके लिए ये बजट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनको एसटीटी और कैपिटल गेन ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कई लोग केवल अपना डेली जॉब पे जाते हैं और एक सैलरी कमाते हैं, करते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो बेनिफिट होना एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। आप क्या करते हैं उस पे डिपेंड करता है। आप इसको एक सिंगल स्ट्रीम में नहीं कर सकते कि बजट सबके लिए बेनिफिशियल है। ये जी। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। आप क्या करते हैं उस पे डिपेंड करता है। अभिषेक, एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, आपने शेयर मार्केट का जिक्र किया और बजट के दिन लोगों की शेयर मार्केट पर भी बड़ी नज़र रहती है। या फिर इलेक्शन रिजल्ट जब आए तो उस दिन बड़ी नज़र थी और अब बजट पर थी, बड़ी उम्मीदें थी। बजट के दिन आज हमने जैसे देखा कि शेयर मार्केट के दिन धड़ाम है, भयानक तरीके से गिरा हुआ है। तो थोड़ा मुझे इसको समझाइए कि किस तरीके से बजट असर डालता है शेयर बाजार पर, और जो आज गिरा है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बजट जो शेयर मार्केट गिरा है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आज के टाइम में ये सब रिटेल इतने इन्वेस्टर भारी बहुत भारी ज़्यादा। टर्म आप बता रहे हैं, थोड़ा हमको एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, आप ये मानिए कि आपके सामने एकदम एकदम निरीह एक आम आदमी बैठा हुआ है जिसको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कभी भी कोई शेयर मार्केट में बिज़नेस होता है, वो 2 तरीके से होता है। या तो आप एक शेयर खरीद के आप सोचते हैं कि कभी इसको बेचेंगे, मतलब आपका इंटेंट ये नहीं होता कि हम इसको आज ही बेचेंगे या आज रात को ही बेचेंगे या कल बेचेंगे। आप ये सोचते हो कि कभी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो बेच देंगे। जैसे आप कभी कोई सोना-चांदी भी खरीदते हो घर में, कि कभी घर में कोई शादी होगी तो बेचेंगे, कभी कुछ ऐसा। एक तो वो होता है, एक होता है बिज़नेस की तरह, सुबह खरीदा, रात को बेचा, सुबह खरीदा, दिन भर में 3 बार बेचा, खरीदा। तो जिसको इंट्राडे भी जो बोलते हैं मुझे लगता है। इंट्राडे भी बोलते हैं। और जो अपन अपना जो इंटेंट लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें अपन सोचते हैं कि कभी कोई ऐसा प्रयोजन आएगा तब बेचेंगे, उस पर कैपिटल गेन लगता है, उस जी। पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और कैपिटल गेन टैक्स 2 तरीके से लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है यदि आप उसको 1 साल के अंदर बेच देते हैं, और 1 साल से ज़्यादा टाइम में बेचते हैं तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों ही टैक्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 5% टैक्स बढ़ा दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2.5% टैक्स बढ़ा दिया, जिससे एक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अब उसकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा। दूसरा जो इंट्राडे होता है, उस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगते हैं। जी। वो ट्रांजैक्शन का 0.1% लगता है, जिसको गवर्नमेंट ने 0.2% कर दिया, जिससे उनका खर्चा एडिशनल 0.1% से बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए 0.1% बहुत छोटी अमाउंट है, जी। क्योंकि ट्रांजैक्शन टैक्स में 10-20 लाख या 50 लाख का ट्रांजैक्शन होना बहुत नॉमिनल होता है, जो लोग इस बिज़नेस में होते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये एडिशनल भार जो इन्वेस्ट या जो बिज़नेस करते हैं उन पे पड़ा है। तो इस वजह से एक रुझान आया है, जिसमें जिसकी वजह से ये मार्केट एकदम से गिरा है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सोना, चांदी इन पे कस्टम ड्यूटी घटाई है, प्लैटिनम पे घटाई है, कंपैरेटिवली शेयर्स उनके बढ़े हैं।
लेकिन जैसे आज बजट में रेलवे की इतनी बात नहीं की गई या और कई सेक्टर्स की इतनी बात नहीं की गई जिनको शायद उम्मीद होगी, तो उनके शेयर्स में भारी गिरावट आई है। तो ये इम्पैक्ट हुआ है जिस चीज़ की बात की गई है और जिस चीज़ की बात नहीं की गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर आपने समझाने का प्रयास किया कि भाई जो बजट आया है उससे शेयर मार्केट पर क्यों और कितना असर पड़ा, इसके पीछे कारण क्या है, और साथ ही साथ जो टैक्स स्लैब सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन जब आता है और घोषणा करता है चुनाव की, तो सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब तारीखों की घोषणा होगी, और एकदम अंत में आके नंबर आता है तारीख की घोषणा। वैसे ही जब बजट आता है तो सबको टैक्स स्लैब का इंतजार रहता है, घोषणा होती है एकदम अंत में। मैं एक सवाल अभिषेक से पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हम सब लोग एसआईपी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंसेक्स गिरता है ऐसे मौके पे, तो उसका असर एसआईपी पर क्या पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने सर। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें कोई भी पर्सन हर महीने अपने अपनी श्रद्धा अनुसार या अपने बजट के अनुसार इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें एसआईपी में हर महीने हम एनएवी परचेज़ करते हैं। एनएवी होती है कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स होते हैं तो उनकी कुछ पोर्टफोलियोज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ शेयर्स खरीदते हैं और उसकी कुछ यूनिट्स बनाते हैं। तो उस यूनिट्स में पर्टिकुलर शेयर्स होते हैं। तो अब उन शेयर्स जब यदि शेयर मार्केट घटता है, तो सपोज़ करो आपने ₹5000 इन्वेस्ट किया, तो उसमें वो यूनिट ज़्यादा आएँगी और जब शेयर मार्केट बढ़ता है, तो वो यूनिट कंपैरेटिवली कम आती है। तो अभी गिरे हुए मार्केट में यदि आपके एसआईपी का पैसा लगा, तो आपके पास यूनिट ज़्यादा आएगी और जब ये मार्केट धीरे-धीरे, क्योंकि मार्केट का नेचर है ग्रेजुअली बढ़ना, वो आज गिरा है बट एट द एंड ऑफ द डे 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन अपनी पोज़ीशन पे वापस आएगा। तो ये गिरे हुए मार्केट में जो यूनिट अपन खरीदते हैं, उससे अपन को जब मार्केट बढ़ जाता है, तब उससे एडिशनल बेनिफिट होता है। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए आज के दिन गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट मिलता है। चलिए, थैंक यू। बिल्कुल, तो एसआईपी, उसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब, सब अभिषेक ने हमको समझाया। अभिषेक, जो एक मेरा सवाल था, मुझे लगता है उसका जवाब देना भूल गए कि आप लोग क्या जी। एक्सपेक्ट कर रहे थे सीए के तौर पर, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट से, वो समझाइए, बताइए जरा सी थोड़ा। आपने सीए के तौर पर एक एफ&ओ की एक हवा थी जब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एफ&ओ पे टैक्स बढ़ेगा क्योंकि निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई बार एफ&ओ के इन्वेस्टमेंट पे लोगों को सतर्क किया है कि एफ&ओ में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए ये यदि आपको नॉलेज नहीं है तो। और इससे रिलेटेड काफ़ी स्टेटमेंट्स भी दिए, तो एक मार्केट में हवा थी कि एफ&ओ पे टैक्स बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक एसटीटी का पार्ट बढ़ाया। एफ&ओ का जो हवा थी उसके अकॉर्डिंग लास्ट 2 या 3 दिन से, कल नहीं, कल से पहले फ्राइडे और थर्सडे को मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा भी था, केवल एक इस पे। तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि एफ&ओ से रिलेटेड कुछ चेंजेज़ आएँगे टैक्स रेट्स में, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो किसी तरीके से उसमें नहीं हुआ। जो एक एक्सपेक्टेशंस थी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे थी, आपने एक वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर से कई लोगों ने सवाल किया था कि हम जी। अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो टैक्स करते हैं, तो फिर भी हम लोगों से इतना टैक्स लिया जाता है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि एलटीसीजी में ये लोग बेनिफिट देंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक ऐसी चीज़ होती है, आदमी छोटा-छोटा अपना पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करता है। फिर एक जब ज़रूरत होती है तब उस पैसे को निकालता है। तो यहाँ हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ रिलीफ़ मिलेगी, लेकिन एक रिवर्स सिचुएशन हुई जहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया। अब हो सकता है गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था, मैं इसको कोई नेगेटिव उसमें नहीं लूँगा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हैं। ये कहना बहुत आसान होता है कुछ भी, लेकिन ये लोग बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान रखते हैं। लेकिन ये एक थोड़ा शॉकिंग था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इन लोगों ने टैक्स बढ़ाया। ये थोड़ा शॉकिंग था। बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक। हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के हेड हैं। अनुज, स्वागत है आपका। बजट जाहिर सी बात आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, थोड़ा हम भी समझने का प्रयास करेंगे आपके ज़रिए। आपने बजट के जो देखा सुना, उसके हिसाब से, आपके हिसाब से हाई पॉइंट्स क्या हैं, उसके क्या हासिल है आपके हिसाब से? देखिए, एक तो जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उन्होंने रखा है 4.9% ऑफ जीडीपी, दैट इज क्वाइट गुड कि एक जो टारगेट रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर पे जोर दिया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है, डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है, एजुकेशन पे जोर दिया गया जी। है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट्स, स्पोर्ट्स सिटीज बनाने पे जोर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे जोर दिया गया, उसकी वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेंडिचर साइड है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटीज में जो रिडक्शन किया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो इंक्रीज किया गया है, न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स रिबेट, जो टैक्स स्लैब दिए गए हैं, तो उससे एक कॉमन मैन पर काफी इफेक्ट आता हुआ दिखा है। और मुझे लगता है कि वो एक कॉमन मैन जो काफी टाइम से वेट कर रहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर आया है या टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिले, तो उस टाइप से जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें उनको रियायत मिली। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ में आप देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए के मुकाबले में इम्पैक्ट हो सकता है। बट हाँ, कॉमन मैन को मुझे लगता है कि यहाँ पे फोकस में रखा गया है। और जिस तरीके से एग्रीकल्चर साइड में एक्सपेंड किए गए हैं, तो एग्रीकल्चर और फार्मर को भी रखा गया है, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फार्मर टू कॉमन मैन के आसपास ये जो बजट है ये घूमता हुआ नजर आया है। फार्मर टू कॉमन मैन, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। जो टैक्स स्लैब की बात हम लोग अभी कर रहे थे, चर्चा भी की पिछले हमारे जो एक्सपर्ट थे अभिषेक के साथ, टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं और खासतौर पे न्यू टैक्स स्लैब जो है उसमें चेंजेस हुए हैं, न्यू रेजीम जो है, ओल्ड में कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। तमाम लोगों को उम्मीद थी कि 80C में शायद कुछ बढ़ाया जाए, उसमें जो 1.5 लाख तक की लिमिट है उसको 2 लाख कर दिया जाए, ऐसी उम्मीदें लोग लगाए बैठे थे, मगर सिर्फ न्यू रेजीम में ही बदलाव किए गए। तो इसको कैसे देखते हैं और इससे कितना फ़ायदा लोगों को होगा? क्योंकि चेंज हुआ है, बहुत लोग कह रहे हैं कोई बहुत भारी चेंज नहीं हुआ है, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं चेंज हुआ है, इससे जिनकी इनकम 10 लाख 12 लाख तक है उनको फ़ायदा होगा। थोड़ा हमें उसके बारे में समझाइए। देखिए, टैक्स रिजिम में आप देखेंगे तो जो टैक्स स्लैब चेंज है, डेफिनेटली जिन लोगों की इनकम 10 से 12 लाख है उनको यहाँ पे बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। मगर कहीं ना कहीं देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो काफी हद तक मोस्ट अवेटेड था, क्योंकि जनरली हम देखते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन को लोग वॉच करते हैं, तो वो बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आप देखेंगे तो 25,000 के आसपास का जो सेव है वो लोगों के पास आता हुआ दिखाई दिया। पहले 50,000 थी, अब 75,000 की है। तो मुझे लगता है कि 25,000 के आसपास का जो बेनिफिट है वो उनको मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट साइड, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो लोग इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, बैंक में सेविंग अकाउंट में डालेंगे, एफडी में डालेंगे, तो अल्टीमेटली बैंक्स के पास उसका पैसा आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये एक स्टेप है कि जो काफी टाइम से वेटेड था वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और आप अगर देखेंगे तो अगर 10% किसी की पहले सैलरी थी जिसको 30% टैक्स देना पड़ रहा था, अगर आप देखेंगे तो 50% के 15 लाख के ऊपर 30% है, तो करीबन 15 से 20,000 के आसपास का यहाँ पर भी इनको बेनिफिट है। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शून्य तो नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो रियायत देने का प्रयास किया गया है, जैसा कि अब अभिषेक बता रहे थे, अनुज भी हमको बता समझा रहे थे। आपने बात की कि किसानों के लिए और रोज़गार या युवाओं के लिए काफ़ी कुछ इसमें देने का प्रयास किया गया है। एक चीज़ जो मुझे ठीक लगी कि 500 जो टॉप कंपनियां हैं पंकज जी, उसमें 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, क्योंकि स्किल इंडिया एक अभी तक जो बड़ी योजना केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से चल रही थी कि स्किल कैसे युवाओं में बढ़ाया जाए जिसके ज़रिए उनको रोज़गार मिल सके। तो उसके बाद अभी मान लीजिए उसका एक अपग्रेडेशन मुझे लग रहा है, अनुज आप भी समझ रहे होंगे इसको, कि जो टॉप कंपनियां हैं इस देश की उसमें जो नए ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी, स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस योजना को अनुज कैसे देख रहे हैं, पंकज जी कैसे देख रहे हैं, पहले अनुज से जान लेते हैं। देखिए, डेफिनेटली हम देखेंगे तो हमारे हर साल कई लाख ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उनके पास वो ये होता है कि जब वो अपना कोर्स खत्म करते हैं तो तुरंत एक जॉब क्रिएशन उनको मिले। तो एटलीस्ट जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें उनको इंटर्नशिप मिलती है और उनको अगर स्टाइपेंड मिलता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव कि उनको एक बूस्ट मिलता है कि चलो उनकी कोर्स खत्म होते ही उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इंटर्नशिप करने के लिए, जहां पर वो अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं प्रैक्टिकली आके। तो जो उन्होंने थ्योरेटिकली अपने प्रोजेक्ट्स में सीखा है वो यहाँ पर आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनको एक एटलीस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा। और देखिए, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंटर्न्स को ही फाइनली पेरोल पे रख लेती हैं। तो जो इंटर्न वहां पर अपनी प्रतिभा को शो करेगा, अपने स्किल को डेवलप करेगा, तो हो सकता है कि उन्हीं कंपनीज के अंदर भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया गया, एटलीस्ट उनके लिए एंट्री पॉइंट ओपन हो गया है कि वो इंटर्नशिप के थ्रू जो है कंपनी में जॉब आगे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अनुज आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो मेरा एडिशनल सवाल मुद्रा योजना को लेकर भी है, जिसका अभी तक 10 लाख तक की लिमिट थी और उसको 20 लाख तक को कर दिया गया है। इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही जो बैंक से जुड़े हुए, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप भी लोग लोन प्रोवाइड कराते होंगे,
एक तो मुद्रा योजना के बारे में जानना चाहता हूं कि उसका वाकई कितना लोगों को फायदा होता है, नहीं होता है। उसके बाद ये 10 लाख से 20 लाख जो लिमिट की गई, इसका फायदा लोगों को कितना मिलेगा? देखिए सर, मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, ब्रोकरेज डिपार्टमेंट, तो बैंकिंग पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा जी, क्योंकि हमारी जो विंग है वो सिक्योरिटीज का, और बेसिकली हमारा कमोडिटी साइड है, जिसमें हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी हाँ है वो कट की गई है। तो जी, उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि काफी हद तक कॉमन मैन को भी मिलेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर आप देखेंगे कि काफी इंक्रीज हो गए थे बहुत प्राइस। तेजी से बढ़ अब रहा वो है जी। price जो है धीरे धीरे रिड्यूस हुए हैं। तो जो कॉमन मैन की आउटरीच से बाहर गोल्ड सिल्वर हो रहा था, वो अब इंपोर्ट ड्यूटी कट होने की वजह से कॉमन मैन की जेब के पास आता हुआ दिखाई देगा। जो लोगों ने रैली को मिस कर दिया गोल्ड सिल्वर की, वो अब प्राइस नीचे आते हुए दिखाई देंगे, जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी कट की गई है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज काफी बड़ी गिरावट गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिख रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुज, बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े आप तमाम जानकारियों के लिए। पंकज जी, यूथ की हम बात कर रहे थे अनुज से, मैं थोड़ा आपसे भी जानना चाहता हूँ कि यूथ ओरिएंटेड जो घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की बात हो, या फिर मुद्रा लोन की जो लिमिट थी, जो 10 लाख थी, उसको 20 लाख कर दिया गया हो। क्योंकि हम आप जब इलेक्शंस में घूम रहे थे लोकसभा में, तो यूथ और उनका रोज़गार और उनका ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का मसला हो, चाहे प्राइवेट रोज़गार, ये एक बड़ा मसला था। और इस पर केंद्र करते हुए सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं। क्या लगता है इसका असर होगा? मुद्रा लोन को लेकर भी काफ़ी बहस होती है। ये जो टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराने के तो वादे दिख तो अच्छे रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि जबरदस्त तरीके से इसका असर होगा, और असर इसलिए होगा क्योंकि ये पहली बार होगा कि सरकार 5 करोड़ ऐसे लोगों को स्किल्ड बनाएगी जो ग्रेजुएशन के बाद बेकार हो जाते हैं। आप जी। समझ लीजिए, या तो वो इधर उधर भागते हैं कि आखिरकार उनको नौकरी किस तरीके की मिलेगी, और वो अनस्किल्ड रहते जी। हैं। आप देखेंगे कि एमए एमएससी कर लेने के बाद छोटी मोटी पीएन तक की नौकरी अगर बहाली निकलती है तो उसके लिए आवेदन भरा जाता है, और किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग लाइन लगाए हुए खड़े नजर आते हैं। दरअसल ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, और उसमें कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया के पास है, और वो यंग पॉपुलेशन को कैसे हम जॉब दें, कैसे उनको रोजगार दें, किस तरीके से वो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकें, मुझे लगता है इसकी चिंता बहुत ज़्यादा युवाओं में है। जिस तरीके का परिणाम लोकसभा चुनाव में सामने आया, उसके बाद ये बहुत साफ हो गया कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस लोकसभा चुनाव में आप भी घूम रहे थे, हम भी घूम रहे थे, हमें साफ दिखाई पड़ रहा था कि युवाओं में रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के विशेष चिंता थी। मैं बिहार घूम रहा था, मैं झारखंड घूम रहा था, मैं ये देख रहा था कि लड़के इस तरह की बात कर रहे थे कि ये सरकार रोजगार और नौकरियां नहीं देती हैं। बिहार में जो पिछले 17 महीने में तकरीबन 5 लाख नौकरियां दी गई, उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिल रहा था, नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा था। झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे युवा मिले जो सरकार पर नौकरी नहीं देने का आरोप लगा रहे थे। तो समझिए, जो परिणाम भी उसी हिसाब से आया। जिस तरीके से बीजेपी बेहतर परफॉर्म करती थी, वैसा परफॉर्मेंस दिखा नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ये समस्या ज्वलंत है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। युवा पॉपुलेशन की समस्याओं पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको बेहतर पता होता है कि युवा रिएक्शनरी भी होता है, और जिस तरीके की जनसंख्या हमारे यहाँ युवाओं की है, आप समझ लीजिए कि कहा जाता है कि 2050 तक इंडिया जो है सबसे बूढ़ों वाला देश हो, क्योंकि हमारे ये युवा बड़ी संख्या में बूढ़े के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो समझिए कि अगर ये स्किल्ड होंगे तभी तो इनको बेहतर जॉब मिल पाएगा, ये अनस्किल्ड होंगे तो इनको बेहतर जॉब कैसे मिल पाएगा। तो इतने जो लाखों करोड़ों की संख्या में ग्रेजुएट करते हैं, उनको अगर हम 5 करोड़ लोगों को भी स्किल्ड करते हैं, जिनकी जरूरत कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में हो सकती है, तो क्यों नहीं हमें उनको स्किल्ड करना चाहिए। तो इसी पर सरकार ने योजना बनाई है और एक टारगेट फिक्स किया है कि इतने लोगों को स्किल्ड करके हम उसी कंपनीज में जहां स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, उनको हम वहीं अकोमोडेट कराएंगे, और ये वोटर्स के बीच में भी पॉजिटिव मैसेज देगा, और साथ ही साथ सरकार कह सकेगी कि हमने इतने रोजगार का इंतजाम किया। बिल्कुल। अब थोड़ा चर्चा गठबंधन के बारे में कर लेते हैं। जो गठबंधन धर्म निभाया गया है इस बार बजट में,
बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में खास तौर पर घोषणाएं की गई हैं। बिहार पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से घोषणाएं देखें तो 57-58 हज़ार करोड़ तक की उनको लेकर घोषणा की गई बिहार को लेकर। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ की स्पेशल पैकेज कह सकते हैं, मदद के तौर पर दिया गया है। चर्चा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बारे में भी की गई और उनको लेकर भी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया गया कि वहाँ पर भी इस तरह की स्कीम्स आएंगे। मगर ज़्यादा जोर रहा बिहार और आंध्र प्रदेश में। बिहार में आप भी पंकज जी पर्याप्त, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं तो जानते समझते हैं, और मैं भी घूमा हूँ बिहार जितना, तो मुझे समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब मैंने तो इनफैक्ट बिहार में सिंगल लेन नेशनल हाईवेज भी दिखे हैं, मतलब सिंगल रोड जा रही है, मुझे पता नहीं क्या है नेशनल हाईवे, तो मैं बड़ा बहुत चक्का रह गया। कई बार मुझे ऐसी चीज़ें भी दिखी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिहार में मुझे नहीं लगता अभी कोई भी एक्सप्रेस वे है, और जो आज घोषणा हुई है उसमें 3 एक्सप्रेस वे की बात सामने आ रही है कि 3 एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा बूस्ट आएगा मुझे लगता है आने वाले वक्त में बिहार में, क्योंकि पैकेज की घोषणा तो की गई। तो इसको कैसे देख रहे हैं, इसको बिहार के लोग कैसे देखेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, 3 एक्सप्रेसवे और 1 पावर प्लांट मोदी के बजट से बम बिहार। अगर आप टोटल आंकड़ा देखेंगे तो 58,900 करोड़ का ऐलान हुआ। तो 58,900 करोड़ के ऐलान में आप देखेंगे कि 26,000 करोड़ रुपए का फंड बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च किया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए, क्योंकि कोसी बिहार का शोक माना जाता है और कोसी से बहुत सारे गांव, करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो आप समझिए कि बाढ़ नियंत्रण के लिए भी 11,500 करोड़ और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, औद्योगिक हब, महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधा के विकास की घोषणाएं भी की। तो आप समझिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, बिहार को एयरपोर्ट चाहिए, बिहार को एक्सप्रेसवे चाहिए, बिहार को पावर प्लांट चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त तरीके से खर्च किया गया, बिजली पे जबरदस्त तरीके से खर्च किया गया। जो बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है, उसको लेकर के 11,500 करोड़ रुपया उसको लेकर के भी खर्च किया जाने का प्रावधान है। और साथ ही साथ बिहार में ये बड़ी चर्चा है कि एयरपोर्ट बहुत जगह नहीं है। आपको बताएं, पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर के आंदोलन जारी है, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट को लेकर के आंदोलन जारी है, दरभंगा में एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है। तो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में तो एयरपोर्ट चाहिए। दरभंगा वाले के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, उसके लिए भी लंबी लड़ाई चली है। और भी आप कहें, भागलपुर में भी एयरपोर्ट की मांग है। तो इसलिए इन एयरपोर्टों की मांग को पूरा किए जाने का प्रावधान, जहां तक जैसे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए, तो यहां भी महाबोधि कॉरिडोर बनाने का प्लान है, क्योंकि आप टूरिज्म को बढ़ावा देने। जी हाँ, आप जानते हैं गया में किस तरीके से लोग जाते हैं, फॉरेन से आते हैं। ये फॉरेन जो है यूरो, डॉलर, जापान का पैसा, ये सब हम बहुत अच्छी संख्या में कमा सकते हैं। इस तरीके से हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में ऐलान किया कि पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोध गया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाए। और जो आपने कहा सौरभ कि बिहार में हमने एक भी एक्सप्रेसवे नहीं देखा है, तो इंतजार करिए थोड़ा, आप बिहार में भी एक्सप्रेसवे देखेंगे और आपको बिहार में घूमना बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। बिहार में बाढ़ की समस्या से भारत सरकार नेपाल से भी बात करेगी, उसका समाधान निकालेगी। और गया में जो सबसे चर्चित है विष्णुपद मंदिर, और बोध गया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाए। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नालंदा वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय था,
आप जान लीजिए। बिल्कुल। अब नालंदा और राजगीर को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। साथ ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। ये सरकार का इंटेंट है, इसलिए सरकार ने बिहार पे काफी ज्यादा फोकस किया है, आंध्र प्रदेश पर काफी ज्यादा फोकस किया है। पीरपैंती में 24 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। बिहार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा। तो समझिए ये भी एक बड़ी बात है। मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए बिहार को सहायता दिलाने में तेजी लाई जाएगी। ये सारे सरकार के प्रयोजन सरकार ने प्रावधान रखे हैं। इसलिए अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में भागलपुर के पीरपैंती में 24 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। इसके लिए 21,400 करोड़ की सौगात बिहार को मिला है। बिल्कुल, ढेर सारी घोषणाएं हैं। बाढ़ से नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़, बड़ी बात है। 26,000 करोड़ सड़क परियोजनाओं के लिए। पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर, मतलब आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा बिहार आप छान मारेंगे और एक्सप्रेसवे पे घूमने का आप आनंद लेंगे। मुझे लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में आपको ये आनंद जरूर मिल जाएगा। मैं भाई देख रहा हूँ कि एक्सप्रेस वे की घोषणा हुई है और पंकज जी को उसमें चलने का आनंद अभी से आने लगा है। और जो बिहार के लोग हैं, मुझे लगता है जिनको उम्मीद रही होगी इस तरह की घोषणाओं की, वो भी खुश होंगे और वो भी इस तरह आपकी तरह फील कर रहे होंगे कि कब एक्सप्रेस वे पे चलने को मिलेगा। तो हमारी नज़र भी रहेगी कब एक्सप्रेस वे पे चलने को मिलेगा, और घोषणा तो हुई है, ज़मीन पर कब और कितनी तेज़ी से उतरती, इस पर नजर रहेगी। पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात भी कर लेते हैं। बिहार से पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। जेडीयू नेता और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा है कि उन्होंने बिहार की पहले से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। विपक्ष का भी इसमें आ गया है अटैक। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय बजट को झुंझुना बताया है। कहा है कि इस बजट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं। विधानसभा के बाहर कांग्रेस और आरजेडी के नेता झुंझुना लेकर के बैठ गए। तो ये समझिए कि पॉलिटिक्स इस तरीके से किया जा रहा है। चूंकि जो बात कही जा रही थी कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था, क्योंकि कानून के जो पत्र भी बड़ा वायरल हुआ, आपने देखा होगा। कानून के जो प्रावधान है उस हिसाब से देना संभव नहीं था। तो बजट में प्रोविजन किया गया कि आप 58,900 करोड़ का बजट आपको दे रहे हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, उसमें बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है उस पर जोर, उसमें एयरपोर्ट डेवलप करने पर जोर, उसमें मेडिकल कॉलेज बनाने पर जोर। तो तमाम तरह की बातें की गई है, लेकिन आरजेडी को एक मौका मिल गया, कांग्रेस को एक मौका मिल गया। इस मुद्दे को भुनाने का वो जोरदार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात करेंगे। और मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे थे, अघोषित तौर पर बना रहे थे, और जब से सरकार बनी है केंद्र में नरेंद्र मोदी 3.0 जिसे कहते हैं लोग, उसके बाद से ही जब गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए तो लोगों ने कहा कि अब बड़ी घोषणाएं होंगी बिहार को लेकर, और स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस का सबसे ज़्यादा जिक्र आता था कि स्पेशल स्टेटस मिलेगा कि नहीं। कल एक पत्र वायरल हुआ जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिसको रिव्यू किया गया, जिसके बाद ऐसी अभी स्थिति नहीं है कि उनको स्पेशल स्टेटस दिया जा सके, बिहार को दिया जा सके। तो उसके बाद अब ये जो घोषणा हुई हैं, बड़ी घोषणाएं हुई हैं बिहार को लेकर, इसको लेकर नीतीश कुमार जनता के बीच कैसे जाएंगे, जनता इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, सब कुछ उसी के नजरिए से देखा जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बताने का अपना एक तौर तरीका है जी। और देखिए, बजट आप कितना भी अच्छा बना लीजिए, विपक्ष उसकी तारीफ करे, ये उम्मीद मत करिए। ये बहुत साफ है। और आप कई सालों से कवर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो पार्टी बजट बनाती है तो वो कहती है हमने शानदार बजट बनाया है, और जो विरोधी दल होता है वो कहता है इस बजट में कुछ नहीं है, बेकार है, कूड़े के डब्बे में फेंक देना चाहिए। तो इस तरह की बात होती रहती है। मैं 2-3 बात करना चाहूंगा सौरभ। आप भी बिहार में गए तो आपने
पहला कमेंट क्या दिया कि बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं। अगर 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाता है तो आपको क्या लगता है कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? बिल्कुल क्या मिलेगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होता है, जब रोजगार मिलता है, अच्छी सड़कें चलती हैं, तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है। फिर आप जान लीजिए कई होटल्स खुलते हैं, कई मार्केट्स बनते हैं, तो इस तरीके से लोगों को रोजगार तो मिलता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप आइए कि बिजली की जरूरत लोगों का कंजम्पशन पावर बढ़ा है। दरअसल डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप अगर कोई चीज मेजर करना चाहते हैं तो उसमें बिजली भी आता है कि आप कितना बिजली कंज्यूम करते हैं। अब आप समझिए कि 3 गुना ज्यादा बिजली को प्रोड्यूस करने का क्षमता या बिजली को खरीदने का क्षमता बिहार में बढ़ा है। ये काम नीतीश कुमार के ही रिजीम में हुआ, लेकिन फिर से 2400 मेगावाट पैदा करने के लिए अगर 21,500 करोड़ दिया जा रहा है तो समझिए कि कई मायनों में वहां पर इंडस्ट्री लगेगा, लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, गांव-गांव में एसी का इस्तेमाल होने लगा है, तो बिजली की खपत बढ़ रही है, मतलब लोग डेवलप हो रहे हैं। ये भी डेवलपमेंट इंडेक्स पे ये भी एक पैमाना है। अब आप आइए कि बिहार के लिए सबसे बड़ा शोक किस नदी को माना जाता है? कोसी नदी को। हजारों करोड़, लाखों करोड़ लोग इससे परेशान होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ये देखिए कि 11,500 करोड़ इसके लिए दिया गया है कि बाढ़ से जो डैमेज होता है उससे बचने के लिए क्या किया जाए, और साथ ही साथ नेपाल सरकार से बात होगी, तमाम लोगों से बात होगी, क्योंकि ये भी मांग हो रही थी कि उस डैम से जब पानी बहुत ज्यादा छोड़ा जाता है तो किस तरीके से बिहार को प्रभावित करता है। इसलिए ये 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान मुझे लगता है कि बिहार के कई गांवों को बचा सकेगा। इससे जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए ये बहुत उम्मीद की किरण के रूप में साबित होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी कोसी नदी को कंट्रोल कर पाते हैं, उसके पानी को कंट्रोल कर पाते हैं, चाहे वो डैम बना करके कंट्रोल कर पाते हैं या उनसे प्रभावित लोगों को हम समुचित मदद कर पाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बिहार के लिए बहुत बड़ा पैकेज है। बिल्कुल। अब बिहार से एक बार फिर से देश की तरफ वापस लौटते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी जुड़ गए हैं, जो कि इन हाउस हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमी एक्सपर्ट भी हैं और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मसलों को लेकर भी आप मेरे साथ अक्सर पीयूष जी को देखते रहते हैं। पीयूष जी, सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार रहता है बजट की घोषणा के वक्त वो रहता है मिडिल क्लास को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बजट जब आया तो देखा गया कि मिडिल क्लास के हाथ ज़्यादा कुछ आया नहीं। इस बार जब बजट आया तो आपने नज़र रखी, देखा सुना, मिडिल क्लास के बारे में बताइए कि उनके हाथ कुछ मिला है, लगा है कि नहीं लगा है? देखिए सौरभ, जब आपके हाथ में कुछ ना आए उससे बेहतर है कुछ आ जाए। तो 2014 के बाद से लगातार जो बजट आए उनमें ये देखा गया कि मिडिल क्लास को जो है टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्सेशन में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो इस बार जो बेनिफिट दिया गया है, हालांकि जो न्यू टैक्स रिजीम का इशू है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, जबकि जो ओल्ड रिजीम है उसमें आप सीधे तौर पर देखें तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। और इसके अलावा जो फैमिली पेंशन का इशू है उस पर भी थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत नहीं है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि इस समय जो महंगाई का दौर है वो अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये छूट बहुत बड़ी नहीं है। हालांकि सरकार का जो बजट है वो बहुत ही समावेशी है। विभिन्न क्षेत्रों के मद्देनज़र अगर आप देखें तो कृषि, किसान, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर काफ़ी जोर दिया गया है। चूँकि विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसके मद्देनज़र ये बजट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि युवाओं के मद्देनज़र, ख़ास तौर पर रोज़गार को लेकर के अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इन योजनाओं के तहत जो दूरगामी परिणाम होंगे उसका लाभ युवाओं को मिलेगा। अब जैसे किसी सरकारी योजना का लाभ अगर किसी युवा ने नहीं लिया तो उसने अगर किसी देश के संस्थान में, शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया तो उसे
जो लोन मिलेगा उस पर सरकार जो है 3% का जो ब्याज होगा वो और जो उसकी रकम होगी वो अपने पास से देगी। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी मदद जो सरकार की ओर से युवाओं के लिए घोषित की गई हैं, महिलाओं के लिए घोषित की गई हैं, कृषि क्षेत्र के लिए घोषित की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषित की गई हैं, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में अभी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है जी। और आपने अभी थोड़ी देर पहले जब बजट की घोषणा हो रही थी, वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रही थी, तभी आपने गौर किया होगा कि मार्केट अचानक गिरने लगी। तो इसके गिरने की वजह ये थी कि 2 टैक्सेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए। जो शॉर्ट टर्म एक टैक्स है, जो आप निवेश करते हैं शेयर बाज़ार में तो उसमें शॉर्ट टर्म टैक्स लगा दिया गया, और दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म टैक्स था उसकी जो दर थी वो बढ़ा दी गई। तो इसके चलते लगातार मार्केट गिरने लगा। फिर अभी मार्केट थोड़ा सा उसमें सुधार आया है, लेकिन आप इसके दूरगामी परिणाम देखिए कि टैक्सेशन अगर आप आम जनता से नहीं वसूल सकते या नहीं ले सकते या वो फिर अपनी अधिकतम सीमा में पहुंच चुका है, तो ऐसी स्थिति में फिर जो उपाय बचते हैं वो निवेश करने वालों पर बचते हैं, बड़े बड़े बिल्डरों पर, पूंजीपतियों पर टैक्स लगा करके बचते हैं। और चूंकि अगर विकास करना है तो सरकार को उसके लिए पैसा चाहिए, और यही वजह है कि सरकार ने विभिन्न स्तरों पर चारों तरफ ध्यान रखते हुए जो मिडिल क्लास को छूट दी है वो एक सीमा तक है, और जो न्यू टैक्स रिजीम है, क्योंकि आप ये देखिए कि न्यू टैक्स रिजीम में किसी तरह की छूट मुहैया नहीं है एनपीएस को छोड़ करके देखा जाए, तो उसके स्लैब में जो बदलाव किया गया है वो इसी वजह से किया गया है कि लोग न्यू रिजीम ऑप्ट करें और टैक्स देना सीख जाएं। अभी क्या है कि आप सेविंग कर ज़्यादा करते हैं क्योंकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, और सेविंग और होम लोन और एनपीएस और इसके अलावा विभिन्न तरीकों से पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी छूट आपको मिलती है। लेकिन जब आपको एक तरफ छूट मिल रही है निवेश करने पर विभिन्न स्तरों पर और या पैसा बचाने पर, तो दूसरी तरफ आपको पूरी तरह से टैक्स स्लैब में छूट नहीं दी जा सकती, जैसा कि न्यू रिजीम में किया गया है। न्यू रिजीम में चूंकि और कोई छूट नहीं है, तो ऐसे में जो लोग उसको ऑप्ट करेंगे और अगर उन्हें फ़ायदा दिखता है तो वो उसको ऑप्ट करेंगे और उसके बाद वो उसमें अपना टैक्स भी देंगे जो उनका बनता होगा, और अगर नहीं बनता होगा तो उन्हें पूरी तरह से छूट प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के इस बार का जो बजट है वो समावेशी बजट है, और निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि जो सतत विकास है उसकी नींव को मजबूत रखने के लिए ये बजट घोषित किया जा रहा है, और भविष्य के भी जो बजट होंगे, आगामी बजट होंगे, वो भी इसी पटरी पर होंगे और इसी तर्ज पर होंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि बजट जो है सिर्फ एक किसी वर्ग को ध्यान में रख करके नहीं घोषित किया गया है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर ये देखा गया है कि बैलेंस कैसे बनाया जा सके और संतुलन कैसे कायम किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। जी सौरभ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस्ड बजट है, सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया सरकार की तरफ से। मगर पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, जो नाराज़गी दिख रही थी वो युवाओं में दिख रही थी, रोजगार को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे थे, लगातार आप देखते हैं प्रदेशों में पेपर लीक और तमाम तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और किसानों का मुद्दा जो है लगातार आप देखिए पिछले 2-3-4 साल से एक्टिव हैं किसान। आपने तमाम आंदोलन देखे, किसान जो बिल थे उनकी वापसी देखी, एमएसपी को लेकर लगातार बात आंदोलन चलते ही रहते हैं। तो ये जो 2 वर्ग हैं खास तौर पर जो जिनका गुस्सा जाहिर तौर पर दिखता रहा है पिछले कुछ समय में, और अब की बार जो लोकसभा के नतीजे आए उनमें भी वो गुस्सा कहीं ना कहीं झलका। तो युवाओं को अगर देखें और किसानों को अगर देखें, तो इन दोनों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सौरभ, अहम बात ये है कि कृषि क्षेत्र के लिए और किसान वर्ग के लिए जो बजट में घोषणा हुई है वो 1.52 लाख करोड़ रुपए की हुई है, और ये विभिन्न योजनाएं जो है हर हाल में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी जो आय है उसको, और जो सहूलियतें हैं उसमें उसके लिए की गई है। और युवा वर्ग के लिए देखिए, रोज़गार के लिए सीधे तौर पर तो अभी तक इस बजट में कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन जहां आप नौकरी शुरुआत करते हैं तो उसके पहले जो 15,000 रुपये
कि सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा 3 किश्तों में, वो अहम है। इसके अलावा आप इंटर्नशिप में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जिनको लेकर के सरकार ने बहुत ही छोटे छोटे स्तरों पर अपनी छाप को छोड़ा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। जबकि अगर आप ओवरऑल बजट सिर्फ मिडिल क्लास को ध्यान में रख कर के देखेंगे और सिर्फ कृषि क्षेत्र को ध्यान में रख कर देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का तो बहुत बेहतर है, लेकिन बाकी वर्गों में अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ सस्ती हो गई, तो फिर संतुलन कायम नहीं हो पाएगा। हालांकि इस मामले में इस बार आपने देखा होगा कि कई स्तरों पर जो टैक्स था उसमें छूट दी गई है, ख़ास तौर पर निर्यात करने को लेकर के तो और दवाओं को लेकर के, तो विभिन्न स्तरों पर सरकार ने ख्याल रखा है। अगर आप युवा वर्ग को सीधे तौर पर देखें तो युवा वर्ग के लिए जो घोषणाएं हुई हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर हैं। अगर ये कहा जाता कि 10 लाख नौकरियां सीधे तौर पर हम अमुक तिथि से देने लगेंगे, तब तो इसको प्रत्यक्ष तौर पर कहा जा सकता था, लेकिन कभी भी बजट में ऐसा नहीं होता है। कोई भी नई इंडस्ट्री या फिर नया क्षेत्र जिसको सहूलियत दी जाती है, जिसको सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, और उस क्षेत्र में युवाओं को फिर रोजगार मिलता है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। और जब हमने मिडिल क्लास के बारे में बात की तो जो पीयूष जी ने शुरुआत में कहा कि उम्मीद तो बहुत थी, पर जो मिल गया है उसी में संतोष कर लिया जाए। बाकी बिहार को लेकर, आंध्र प्रदेश को लेकर तमाम घोषणाएं हैं, जो टैक्स स्लैब चेंज हुई है उसको लेकर जो लोगों के मन में अपेक्षाएं थीं, जो उनको फ़ायदा नुकसान हुआ वो हमने बताने का प्रयास किया। जो भी हाईलाइट्स से, हाई पॉइंट्स थे इस बजट के, हमने बताने का आपको प्रयास किया। पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो भी अपडेट्स इस विषय से जुड़े हम तक आएंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।